गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मधुरानी वचनानी का पृष्ठ संख्या 68, पेज नंबर 68 आप लोग ध्यान देंगे। उसमें अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। क्लास ए बी 8AB आप लोगों का पाठ 6 हो चुका है। अगर नहीं भी हुआ है तो ये पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ व्याकरण है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। और पहला है विशेषण विशेष पद। ठीक है, विशेषण विशेष पद पृष्ठ संख्या 68, पेज नंबर 68। ओके, पेज नंबर 68। क्लास है ए और बी, सी डी तो है ही, ए और बी भी है। क्लास 8ABCD। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मधुरानी वचनानी। इसका मधुरानी वचनानी जो पाठ है, इसमें सूक्तियों के बारे में बताया गया है। जो सूक्तियां ली गई हैं वो श्लोक के कुछ अंश हैं, श्लोक के अंश हैं। ठीक है, और सूक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। उसी तरह से जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी, तो यह एक श्लोक का कुछ अंश है। वह पूरा श्लोक है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी। तो यद्यपि यह लंका सोने की है, सुंदर है, इसके बावजूद मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अपनी जन्मभूमि जो माता से भी बड़ी, माता के समान है, वह मुझे सब स्वर्ग से भी श्रेष्ठ लगती है। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी का अर्थ है कि जननी जन्म भूमि माता से भी, अर्थात स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमि अर्थात जहाँ हमारी मातृभूमि है, वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो यह वाक्य, यह श्लोक किसने कहा? राम ने कहा लक्ष्मण से। जब लंका श्रीलंका पहुंचे माता की रक्षा के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए, तो वहां पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, यह लंका कितनी सुंदर है, स्वर्णमयी है, फिर भी मुझे नहीं भा रही है, क्योंकि जननी जन्म भूमि स्वर्गातपि गरीयसी, जो हमारी मातृभूमि है, भारत देश है, वह स्वर्ग से भी बड़ी है। तो अब ये हम देख रहे हैं, ये उक्तियां हैं, इसमें बहुत सारी। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, भाई को भाई से द्वेष नहीं करना चाहिए। एक है विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय देती है। यह भी श्लोक का ही अंश है, जो क्लास 7 में तुम लोगों ने पढ़ा था। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। तो विद्या हमें विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन आता है, धन से धर्म, और धर्म से सुख आता है। तो ये हो गया। अब हम बता रहे थे, अभी क्लास में बच्चों को मैंने थोड़ी देर बताया था कि हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय लोगो हैं या राष्ट्रीय संस्थान है, उसमें जो भी ध्येय वाक्य लिया गया है, वह संस्कृत के वेद से लिया गया है, या महाभारत से लिया गया है, या गीता से लिया गया है। अब न्यायपालिका का जो ध्येय वाक्य है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? यतः धर्म ततः जय, यतः धर्म ततः जय, यतः धर्म
तथा ज, ये महाभारत में बार बार आया है, यह महाभारत में बार बार आया है। इसका क्या अर्थ होगा बताओ तो, कोई अर्थ बताएगा? यत धर्म तथा जया, ये न्यायपालिका का, जहां धर्म है वहां, हाँ बोलो, जहां धर्म है वहीं विजय है, वहीं जीत है, ये न्यायपालिका है। और राजस्व विभाग का क्या है? कोशः मूलः दंडः, अर्थात राष्ट्र का मूल मेरुदंड, मेरुदंड जो हमारा शरीर टिका हुआ है मेरुदंड पे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो कोश का, राष्ट्र का जो मेरुदंड है वो क्या है? कोशो मूल, कोश मतलब धन, धन ही उसका, उसकी ताकत है। धन, राजस्व, धन कहाँ से आएगा राष्ट्र के पास? वो कर लेगा, जनता से कर लेगा तभी उसके पास कोश करेगा। उसके बाद है वायुसेना का, क्या बताए थे? नभस्पृशं दीप्तम, आकाश को छूता हुआ गौरवान्वित होता है, ये गीता से लिया गया है। नभस्पृशं दीप्तम, नभस्पृशं दीप्तम, ये वायुसेना का है। आकाश में विमान उड़ता है और बिल्कुल गौरवान्वित होता है, छूता है, और नभ को छूता है और गौरवान्वित होता है, चमकता है। और बताया कि क्या, ये तो हो गया वायुसेना। अब जल सेना का क्या होगा? नेवी का, शम नो वरुण, शम नो वरुण, वायुसेना का। ये जल सेना का, वरुण के देवता जल है, जल है वरुण के देवता। शम मतलब शांति दे, हमारी रक्षा करे, तो मतलब हम सबको बचाए, शांति दे। कौन? वरुण के देवता हमें शांति दे, शम्नो वरुणा। कोस्ट गार्ड का क्या है? लोगों में ध्येय वाक्य, कोस्ट गार्ड, तटीय रक्षक। कोस्ट क्या होता है बताओ तो? कोस्ट, व्हाट इज कोस्ट? क्या है? समुद्र तट, कोस्ट गार्ड, सी कोस्ट। तो कोस्ट में हो वयम रक्षाम, हम सब रक्षा करते हैं, वयम रक्षा, ठीक है। तो ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? सबसे तो जरूर सत्यमेव जयते सब जगह है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। आईएएस में है, इस तरह से है। अच्छा, आईएएस का क्या है? योगा कर्मसु कौशलम। आईएएस का देह वाक्य क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, योगा कर्मसु कौशलम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ हुआ कर्म में कुशल होना भी योग है, कर्म में कुशल होना भी योग है। आपका कर्म क्या है? विद्यार्थी का कर्म है विद्या ग्रहण करना। तो जो विद्या ग्रहण करता है या जो अपने कार्य में, कर्म में कुशल होता है वह भी योग होता है। योग कर्मसु कौशलम, ठीक है। आगे हम लोग देखें। अब हम आते हैं पृष्ठ संख्या 68 पर। पृष्ठ संख्या 68, ये क्या है? विशेषणम विशेष्य। बताओ क्या है विशेषण और विशेष्य क्या है? अभी हमने, हाँ, और ये बता, हम पूछ रहे थे कि विशेषण विशेष्य तो तुमने बता दिया, इसके क्या गुण है? विशेषण और विशेष्य के क्या गुण है? विशेषण और विशेष्य के क्या गुण है? विशेषण और विशेष्य के गुण यही है कि इनके समान विभक्ति, लिंग और वचन होते हैं।
विशेषण और विशेष के समान विभक्ति और लिंग होते हैं, जैसे नीलः आकाशः। नीलः में पुल्लिंग है, आकाशः पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। उसी तरह से श्वेतः कपोतः। श्वेतः कपोतः, श्वेतः यहाँ पर इसका विशेषण कपूतर का, कपूतर माने कबूतर, सफेद कबूतर। इसमें भी देखो प्रथमा विभक्ति एक वचन और ये पुल्लिंग है। श्वेतः कपोतः, चतुरः बालकः, चतुरा बालिका, ये स्त्रीलिंग हो गया। देखो इसका विशेषण बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये भी इसका विशेषण जो है सो स्त्रीलिंग हो गया, चतुरा बालिका। मधुरम फलम, मधुरानि फलानि। शीतलः वायुः, शीतला छाया। पीतम वस्त्रम, पीतम या वस्त्रम शब्द नपुंसक लिंग है, तो यहाँ जो ये लिंग और विभक्ति होगा वो विशेष्य के हिसाब से चलेगा, विशेष पद के हिसाब से चलेगा। वस्त्रम शब्द नपुंसक लिंग है, तो पीतम इसका विशेषण है, तो वो भी नपुंसक लिंग होगा। अब देखो पीतम वस्त्रम का क्या अर्थ है? पीला वस्त्र। पीतम वस्त्रम का अर्थ है पीला वस्त्र। बलवान सिंह, सिंह बलवान, तो ये दोनों में ही क्या है? पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब देखो ऊपर उपरि लिखितेषु पदेषु च स्तंभे विशेषण पदानि सन्ति। ख स्तंभे च विशेष पदानि, क स्तंभस्य पदानि ख स्तंभ। तो इसमें वही बात है कि वही बात कहा गया है कि तुम लोग का जो है सो विभक्ति लिंग वचन इत्यादि विशेषण विशेष का समान होता है। अब नेक्स्ट है शुद्धम जलम। बताइए कौन विशेषण और विशेष्य है? बताइए कोई। शुद्धम जलम, वेरी गुड। मधुरम कदली फलम, हाँ आगे बोलो। हाँ ठीक है। इसके बाद है कृष्णा शशक। अच्छा ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? कृष्णा शशक, काले रंग का खरगोश है ना, इसके साथ क्या होना चाहिए था विशेषण? बताओ। शशक के साथ क्या विशेषण होना चाहिए था? मूल रूप से श्वेत, वेरी गुड। धवला भी हो सकता है, धवला शशक भी हो सकता है, श्वेत का शशक भी हो सकता है। अब धवल मतलब सफेद। वृक्ष उन्नतः, देखो यहाँ पर विशेष पहले दे दिया है और विशेषण बाद में दिया है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो उन्नतः वृक्ष, उन्नतः यहाँ हो गया विशेषण और वृक्ष हो गया विशेष्य। अब यहाँ बताओ शोभना बालिका, शोभना बालिका ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है। परोपकारी जनः, हाँ 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 ठीक है। विद्यालयस्य भवनं विशालम् अस्ति। वेरी गुड। हरितः शुकः, हम्म, ठीक है। इसी को तुमको यहाँ लिखना है, ये कोई कठिन नहीं है, तुम लोग इसको बुक में लिख लोगे है ना? ठीक है। उन्नत मतलब ऊंचा, कितना आसान है। वृक्ष ऊंचा है, वृक्ष उन्नत अस्ति, उन्नत वृक्ष अस्ति, ऊंचा वृक्ष है। उन्नत मतलब ऊंचा,
अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर विभिन्न विभक्तियों में है। देखो, अस्मिन उद्याने, पृष्ठ संख्या 70, पृष्ठ संख्या 70 है। अब यहाँ देखो, इमम अनुच्छेदम पठन्तु, इस अनुच्छेद को पढ़ें। अस्मिन उद्याने एक उन्नत वृक्ष अस्ति, हमारे उद्यान में एक ऊंचा वृक्ष है। उन्नत वृक्ष अस्ति, हमारे उद्यान में एक ऊंचा वृक्ष है। उन्नतम वृक्षम दृष्ट्वा जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, उन्नत वृक्ष को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। यहाँ देखो, ये द्वितीय विभक्ति में है। उन्नतम वृक्षम द्वितीय विभक्ति, दोनों में द्वितीय विभक्ति, और लिंग क्या है? पुल्लिंग। उन्नतम वृक्षम दृष्ट्वा, उन्नत वृक्ष को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। उसके बाद है उन्नतस्य वृक्षस्य शाखा अपि दीर्घा सन्ति, ऊंचे वृक्ष की शाखा। यहाँ देखो, यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर षष्ठी है, षष्ठी, वेरी गुड, षष्ठी है। उन ऊंचे वृक्ष की शाखा, यहाँ पे एक और है, शाखा अपि दीर्घा सन्ति, तो शाखा दीर्घा, दीर्घा मतलब लंबी, ऊंचे वृक्ष की शाखा भी दीर्घ है, तो शाखा दीर्घा। तो दीर्घा शाखा यहाँ पर क्या हो गया? दीर्घा हो गया विशेषण, और शाखा हो गया विशेष। फिर यहाँ भी उन्नतस्य हो गया विशेषण और वृक्षस्य विशेष। हाँ, अब देखो, उन्नते वृक्षे, बताओ तो यहाँ कौन सी विभक्ति है दोनों में? उन्नते वृक्षे सप्तमी, वेरी गुड। तो इसका क्या अर्थ है? उन्नते वृक्षे खगाः वसन्ति, वेरी गुड। ऊंचे वृक्ष पर पक्षी वास करते हैं, ऊंचे वृक्ष पर, उन्नते वृक्षे, ऊंचे वृक्ष पर पक्षी वास करते हैं। खगा मधुरानि फलानि खादन्ति, पक्षी मधुर फल खाते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ये द्वितीय विभक्ति है, बहुत अच्छा जिसने भी कहा मधुरानि फलानि, क्योंकि ये कर्म है यहाँ पर, इसलिए द्वितीय विभक्ति में है। खगाः मधुरानि फलानि खादन्ति, पक्षी मीठे फल खाते हैं। मनोहारिणी च गीतानि गायन्ति, और मनोहारी गीत गाते हैं। मनोहारिणी यहाँ पर मनोहराणी, ये भी विशेषण है, तो मनोहर गीत गाते हैं। उन्नतेन वृक्षेन, ऊंचे वृक्ष से, उन्नतेन वृक्षेन, ऊंचे वृक्ष से। सह एक अन्य लघु पादपः अपि अस्ति, उन ऊंचे वृक्ष के साथ, ऊंचे वृक्ष के साथ एक अन्य लघु पादपः अपि अस्ति, एक छोटा लघु पौधा भी है, छोटा पौधा भी है। तो यहाँ पे देखो, उन्नतेन वृक्षेन तृतीया विभक्ति, दोनों में तृतीया विभक्ति है। अब आगे देखें हम लोग, लघु पादपः, यहाँ भी है विशेषण विशेष। उसके बाद है जना उन्नतात् वृक्षात् सदैव मधुरानि फलानि त्रोटयन्ति, लोग ऊंचे वृक्ष से, लोग ऊंचे वृक्ष से हमेशा ही सदैव मधुर फल तोड़ते हैं, मधुर फल तोड़ते हैं। मधुरानि फलानि त्रोटयन्ति, मधुर फल तोड़ते हैं। एतस्मै, इसके वास्ते, इसके लिए, उन्नताय वृक्षाय नमः, एतस्मै उन्नताय वृक्षाय नमामः। तो वृक्षाय के लिए यहाँ दो विशेषण हो गए हैं, एतस्मै भी हो गए, उन्नताय भी हो गए, दो विशेषण है। तो इन ऊंचे वृक्षों को प्रणाम है। तो यहाँ तुम लोग इसका लिख दोगे और विभक्ति भी लिखोगे, विशेषण विशेषणानि लिखोगे, विभक्ति लिखोगे, बहुवचन लिखोगे, विशेष विशेष्यानि लिखोगे, विभक्ति लिखोगे, वचन लिखोगे। तो सब में सेम ही होगा, विशेषण और विशेषण। अब है वर्ण संयोग और संधि।
वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्ण संयोग बताइए, वर्ण संयोग का क्या अर्थ है? वर्ण संयोग का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है वर्ण संयोग का? वर्ण संयोग का क्या अर्थ है? वर्ण संयोग का अर्थ है वर्णों का जोड़, वर्णों को मिलाना। वहां पर कोई भी हाँ वर्ण संयोग वर्ण संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ वर्णों को जोड़ दिया जाता है। वर्ण संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ वर्णों को जोड़ दिया जाता है। जैसे पंडितान जोड़ उपाश्रयति, ये है पंडितान जोड़ उपाश्रयति। क्या अर्थ होगा इसका? इसको हम जोड़ेंगे, न और उ जोड़ देंगे सिर्फ, तो पंडितान उपाश्रयति, यहाँ नू लगा देंगे, ये दोनों मिलके नू, न और उ मिलके नू, उपाश्रयति। ये क्या हो गया? ये संयोग हो गया। पंडितों के पास रहना, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिर्फ संयोग हो गया है, यहाँ कोई विकार नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब दो वर्ण जब मिलते हैं और जब विकार नहीं होता है, तब वह क्या हो गया? वर्ण संयोग। और जब विकार होता है तो होता है वो संधि। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ पर बहुत उदाहरण है। जैसे देखो, नलिनी दलम इव, नलिनी दलम जोड़ इव, पृष्ठ संख्या 71 में देखिए आप, ये दोनों में संयोग है। अब आगे देखो, करोत्येव, करोत्येव, करोत्येव में क्या है? बताओ तो कोई, करोत्येव में क्या है? करोत्येव, करोति, करोति जोड़ एव, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ संधि हो गई है, ई और ए मिलके यहाँ पर यह हो गया, ये यण संधि हुआ यहाँ पर। ये यहाँ पर ई के बाद, करोति के ई के बाद कोई स्वर आए तो इस ई का यह हो गया, ये यहाँ पे यण संधि हो गया। ये क्या हुआ यहाँ पर? यण संधि। यहाँ संधि हुई है क्योंकि यहाँ पे स्वर में विकार हो गया है, और यहाँ पर विकार नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? ये संयोग हो गया। तो जहाँ सिर्फ संयोग होता है, वर्णों का मेल होता है, वो संयोग कहलाता है। और जहाँ विकृति होती है, वो वहां पर क्या होता है? संधि होती है। अब आगे एक और शब्द यहाँ दिया हुआ है, कौन सा शब्द है? यथेष्टम। यथेष्टम का यथा जोड़िष्टम क्या हो जाएगा? यथेष्टम। कौन सी संधि हुई है यहाँ पर? कोई बताएगा ये कौन सी संधि हुई है? यहाँ तो संधि हुई है, अ अथवा आ के बाद ई या ई आ तो ए हो जाता है। कौन सी संधि है? ये गुण संधि है, अदेन गुण, ये गुण संधि है। आ और ई मिलके यहाँ ए हो गए, तो यहाँ पर विकृति हुई है, तो ये यहाँ पर इन दोनों में संधि है, और यहाँ विकृति नहीं हुई है, बदलाव नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर संयोग है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ और शब्द है आगे, इसमें सारे में वर्ण संयोग है, वर्ण संयोग है, यहाँ सिर्फ वर्ण संयोग है। देखा जाए इसमें, यहाँ सिर्फ वर्ण संयोग है। अहम जोड़ अपि, अहम अपि, म और अ मिलके अ,
उसी तरह से मरणम जोड़ अस्तु मरणमस्तु, त्वम जोड़ एव त्वमेव, किम जोड़ अहम किम अहम, अवश्यम जोड़ेव अवश्यमेव। तो सारे में देखो यहाँ पे क्या है, वर्ण संयोग है, यहाँ पर कोई भी विकृति नहीं हुई है। म और अ मिलके म, उसी तरह से म और अ मिलके म और ए मिलके में, म और अ मिलके म, और फिर यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर तुम देखो कि संयोग हुआ है, यहाँ पर कोई संधि नहीं हुई है। आगे है संधि, आगे सिर्फ संधि है, यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ संधि है। यहाँ भी फिर वही है, वर्ण संयोग है। देखो, अधोलिखितानि संयोग युक्तानि पदानि पृथक कृत्वा उदाहरणानुसारं लिखन्तु। अहम जोड़ एकदा, अहम एकदा, मित्रम जोड़ अपि मित्रमपि। हाँ, वेरी गुड। त्वम अपि का क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। स्वयं जोड़ेव, हाँ, अहमपि। ठीक। इसका ठीक है। हाँ, भवान जोड़ अपि। इसका बताओ। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, तो ये सारा संयोग है। अब यहाँ पर देखो, संधि तुम लोग पढ़ चुके हो, दीर्घ संधि। यदा द्वयो वर्णयो मेलनेन परिवर्तनम भवति तदा संधि भवति। जहाँ परिवर्तन होता है वहां संधि होती है। अद्याहम का संधि विच्छेद यहाँ दिया हुआ है, क्या है? ये कौन सी संधि है बताओ? वेरी गुड, दीर्घ संधि। ये देखो, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। रमेशः, रमा जोड़ीशः रमेशः। सूर्योदयः, सदा जोड़ेव सदैव। ये तो गुण संधि है और ये वृद्धि संधि है। और इत्यादय, ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। हाँ, ये हो गया यण संधि, ये यण संधि हो गया। इति जोड़ा दिया, इत्यादि। स्टूडेंट्स, आप लोग का क्लास होगा फिर अभी 12 बजे से। कौन सा क्लास है? 8 है। क्या पेपर क्या है तुम लोग का? मैथ्स। और ए सेक्शन का क्या है? ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग इसको बना लीजिएगा, इसको पहले भी क्लास में बता दिया गया है। इसको आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पर। ओके, आगे दीर्घ संधि का अभ्यास है, इसको हम लोग अभ्यास को बनाएंगे क्लास में। इधर अभ्यास को हम लोग क्लास में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई एम। ओके।